हेलो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी के क्लास 7 की बुक, जिसका नाम है ज्योग्राफी और जिसका चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर क्या क्या संरचनाएं होती हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। तो जैसे एक प्याज होती है, तो प्याज में अगर आप उसे निकालना शुरू करते हो तो उसकी एक परत निकलती है, फिर उसके नीचे एक और परत। तो इसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी है उसमें भी क्या है, परतें अलग अलग तरीके से। जैसे सबसे ऊपर एक परत है परपट्टी, उसके बाद में ये मेटल है, फिर उसके बाद में आपकी आंतरिक कोर। ठीक है, क्रोड। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। जो सबसे ऊपर होता है, जिस क्षेत्र को आप देख सकते हो ऊपर से, उसे बोलते हैं परपटी। ठीक है, जिस पे आप लोग रहते हो, खड़े होते हो, चलते हो। यह सबसे पतली परत होती है। ये क्या सबसे पतली परत है, बहुत ही थिन। जितनी भी ये परतें हैं उसमें सबसे पतली यही है। ठीक, यह महाद्वीपीय सतह में, ये जो है ना महाद्वीप होते हैं, वहाँ पर ये कितनी मोटाई में होती है, 35 किलोमीटर। और समुद्री सतह पर जो है ये केवल 5 किलोमीटर तक मोटी होती है बस। ठीक है, तो ये जो है आपकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि ये है, तो महाद्वीपीय भाग में तो क्या है 35 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई, और जहाँ पे महासागर है वहाँ पर कितनी है, ओनली 5 किलोमीटर्स। ठीक है, महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। तो महाद्वीपीय भाग में जो परपटी है वो किससे बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिना से। यहाँ पर ये जो भाग बना हुआ है उसमें क्या सिलिका ज़्यादा है और एल्यूमिना, इसलिए इसे सीएल, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सीएल। सी फोर सिलिका और एल फोर एल्यूमिना, ठीक है, कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। जो महासागर पे जो परपटी मिलती है वो किस किस से बनी हुई है, आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसे महासागर की सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिमे। सिमे मतलब कि सी फोर सिलिका और मे मतलब कि मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसके जो नीचे है तो वो क्या होगा, मेंटल होगा, तो वो क्या 2900 किलोमीटर की गहराई तक रहता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। किसकी, पृथ्वी की आंतरिक परत क्या है, सबसे अंदर क्या मिलता है, क्रोड। ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। तो जो क्रोड की त्रिज्या है वो कितनी है, लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। जो क्रोड है, पृथ्वी की क्रोड, वो किससे बनी हुई है, निकल एवं लोहे से, इसलिए इसे निफे, निफे मतलब कि नी मतलब निकल और एफ मतलब कि फेरस, फेरस किसको, लोहे को ही बोला जाता है, कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो पृथ्वी के जो केंद्र में जो क्रोड होता है उसका दाब और तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है आपकी ब्रैकेट में, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व में सबसे गहरी जो खान है वो कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी गहराई 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। केंद्र तक क्या है, पहुंच नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें अंदर जैसे ही जाओगे आप, तो अंदर जाने पे मेटल आएगा, तो वो क्या होता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा। फिर मेटल से क्रोड तक जाना तो बहुत ही मुश्किल है, वो क्या अत्यधिक गर्म होगा। तो कोई भी चीज़ वहाँ पहुँचाओगे वो पहुँचने से पहले क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको पहुँचना है तो आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। समुद्र की जो सतह है वहाँ से 6000 किलोमीटर नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी, तब आप पृथ्वी के क्रोड तक पहुँच पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर और दिया है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। पृथ्वी के जो आयतन, टोटल जो वेट है उसका केवल 1% ही क्या होता है, परपटी होती है, भूपरपटी। 84% मेटल होता है। मेटल का वजन क्या है, ज़्यादा है। और 15% जो वजन में 15% है वो किसका भाग होता है, क्रोड का। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो आपको अलग से ब्रैकेट में दिए गए हैं। सेल एवं खनिज,
पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है भले अलग अलग प्रकार के सेलों से बनी हुई है। तो इनको मैं आपको समझा देता हूँ कि सेलों से किस प्रकार से बनती है। सेल से किस प्रकार से बनती है कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है या ऊपरी भाग है, तो उसके नीचे क्या होता है, आपका मैग्मा होता है। जैसे प्रॉपर्टी का ही भाग हो गया, उसके नीचे क्या होता है, मैग्मा, और मैग्मा के नीचे क्या होता है फिर आपका क्रूड। ठीक है। अब होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि जब पृथ्वी स्टार्टिंग में क्या आती है, गर्म गैस का गोला आती है, फिर वो थोड़ा सा ठंडा होती है तो वो क्या होती है, लिक्विड बन जाती है। लिक्विड मतलब कि एक तरीके से सभी तरफ क्या था, मैग्मा ही था। लेकिन मैग्मा होते हुए भी वो पृथ्वी से अलग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पृथ्वी का क्रूड क्या कर रहा है, उन सबको गुरुत्वाकर्षण की वजह से बांधे हुए था। अब क्या होता है, जब पृथ्वी और ठंडी होती है तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो क्या हो गया, ठंडा होकर चट्टानों में परिवर्तित हो गया। तो चट्टानों में सबसे पहले जो ये चट्टानें बनी तो वो किस तरीके से बनी, किससे बनी, मैग्मा से। और मैग्मा क्या था आपका, जो है ज्वलंत, कैसा होता है, ज्वलंत अग्नि के समान। तो इसलिए जो सबसे पहले जो चट्टानें बनी उसे क्या बोलते हैं, आपकी आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें, इस प्रकार की चट्टानें आज के समय भी बनती रहती हैं। जैसे किसी जगह पर क्या हो जाए, आपका ज्वालामुखी आ जाए, तो ज्वालामुखी आने से क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से कहाँ जाता है, ऊपर की साइड में आ जाता है मैग्मा। लेकिन जैसे ही मैग्मा, जब तक वो पृथ्वी के अंदर है या हवा के संपर्क में नहीं आया है तब तक वो मैग्मा कहलाता है। और जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है तब उसे कहा जाता है लावा। लावा। तो ये जो लावा है वो क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर आएगा और पृथ्वी की सतह पर आके क्या हो जाएगा, ठंडा। और ठंडा होने की वजह से वो क्या बना देगा, एक चट्टान में परिवर्तित हो जाएगा। चट्टान में परिवर्तित होने की वजह से ये जो चट्टान बनेगी तो वो किससे बनी, लावा से, मैग्मा से। ये दोनों, लावा क्या था, एक जलती हुई चीज़ थी अग्नि की तरह। तो ये जो चट्टान बनी उसे को क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आग्नेय चट्टान बनी है तो ये क्या करता है कि ये इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि जब ये लावा फैलता है तो लावा फैलने में क्या होता है कि इसके रास्ते में अगर कोई पादप आए या कोई जंतु आए तो वो उनको क्या करती है, अपने सामने जला देती है, बिल्कुल पूरी तरीके से जला देती है। और पूरी तरीके से जलाने की वजह से क्या होता है, ना तो पादप और ना ही जंतुओं के अवशेष इसके अंदर बचते हैं। और जब पादप और जंतुओं के अवशेष नहीं बचेंगे तो आग्नेय चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं होते हैं इनमें। ठीक है। तो ये हो गई आग्नेय चट्टान किस तरीके से बनती है। आग्नेय के बाद में आपकी एक चट्टान बनती है, उसे बोलते हैं अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टान कैसे बनती है कि जैसे जो अपसादी चट्टान आग्नेय चट्टान बन चुकी है तो उस पर क्या होता है, पानी बरसेगा, कभी कभी क्या होगा, तेज़ हवाएं चलेंगी तो वो इसको क्या कर देंगी, तोड़ देंगी। आग्नेय चट्टान को क्या कर देंगी, छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगी। और इस तोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, अपसाद। अपसाद। ठीक है। और ये जो अपसाद हैं इनको जल या हवा या फिर बर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे और ले जाके उस जगह पे क्या कर देंगे, इकट्ठा। तो ये जो परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, परिवहन। अपसाद होता है टूटना और परिवहन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो परिवहन होगा इन चट्टानों का, वो दूसरी जगह जाके क्या हो जाएंगी, आपके उन पर दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने के बाद में ये जो एक तरीके से मिट्टी की तरह टूट चुकी थी, अलग अलग हो चुकी थी, अब वो वहाँ पर जाके दबाव होने से क्या हो गई, फिर से ये क्या बना लेंगी, चट्टान। लेकिन अब जो चट्टान बनेगी वो कौन सी बनेगी, अपसादी। क्यों, क्योंकि ये किससे बनी है, आग्नेय चट्टानों के अपसादों से बनी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसादी चट्टान। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो अपसादी चट्टान है तो ये जिन अपसादों से बनी है तो वो तो गर्म थे नहीं, तो इसलिए क्या होगा कि ये जिन जगहों पर जाकर बन रही है तो वहाँ पर अगर कोई पादप रहा हो या कोई जीव जंतु रहा हो तो उनके जो जीवाश्म होंगे वो इनमें मिलेंगे। तो इन अपसादी चट्टानों को देखते हो तो अपसादी चट्टानों में क्या होते हैं, जीवाश्म उपस्थित होते हैं, जीवाश्म इनमें मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, आप समझ गए, क्योंकि अपसादी चट्टान बन कैसे रही है, आग्नेय चट्टान कैसे बन रही है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका एक और प्रकार की चट्टान होती है, उसे बोलते हैं कायांतरित चट्टान। अब कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? कायांतरित चट्टान जो बनती है वो किस प्रकार से बनती है कि जैसे आग्नेय चट्टान बन चुकी है, अब इसी चट्टान पे क्या हो, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए, दाब बढ़ जाए मतलब, या टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा कि ये जो आग्नेय चट्टान जिस तरीके की होगी तो उसमें क्या कुछ परिवर्तन हो जाएगा, उसकी क्या होगी, काया बदल जाएगी। इसी प्रकार से जो अपसादी चट्टान है इस पर और ज़्यादा दबाव पड़ जाए या इसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसकी जो ये जिस तरीके से दिख रही होगी, इसकी जो काया दिख रही होगी वो भी क्या, इसकी भी काया क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो इनकी जो काया परिवर्तित हो गई तो इसलिए चट्टान को क्या बोलते हैं, आपकी कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। कायांतरित चट्टानें या सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है, इनमें जीवाश्म मिलते हैं। अगर ये अपसादी चट्टानों से बनी होगी तो इसमें जीवाश्म होगा, आग्नेय चट्टान से बनी होगी तो इसमें जीवाश्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था चट्टानें किस प्रकार से बनती हैं। तो पृथ्वी पर किस प्रकार से जो है आग्नेय चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान के बाद में आग्नेय चट्टान से ही अपसादी बनी। ठीक है, आग्नेय के अपसाद हुए और आग्नेय चट्टान टूट गई, उससे क्या बन गई, अपसादी चट्टान। कायांतरित कैसे बनी, आग्नेय चट्टान पे ज़्यादा दबाव पड़ने से उसकी काया चेंज हो गई तो वो कायांतरित कहलाती है। ऐसे ही अपसादी चट्टान पर ज़्यादा दबाव पड़ने से उसकी क्या हो जाती है, काया चेंज, तो वो भी क्या कहलाएगी, कायांतरित चट्टान। जैसे कोई भी पर्सन है, आप हो, मैं हूँ, आप पर या मुझ पर जो है क्या हो, ज़्यादा दबाव हो किसी चीज़ का तो आपका चेहरा अपने आप ही चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, काया चेंज हो गई। इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया इसी में। ठीक है, अब इसमें आग्नेय चट्टानों में दो प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक चट्टान होती है बहिर्वेदी आग्नेय सेल। ठीक है, चलो एक बार और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सेल से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी की जो परपटी कोई भी खनिज बनाता हो उसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के भी हो सकते हैं, अलग अलग रंग हो सकता है इनका, चट्टानों का मतलब। मुख्य रूप से सेल तीन प्रकार की होती है। सेल या चट्टानी की बात है, एक होती है आग्नेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस सेल। अपसादी, अपसादी का मतलब होता है सेडिमेंट्री, इंग्लिश में वर्ड है सेल। कायांतरित मतलब कि मेटामॉर्फिक सेल। ठीक है, अब इनके बारे में यहाँ पर दिया भी है। इग्नियस, इग्नियस शब्द जो है ना, इग्निस, लैटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। इग्नियस मतलब कि ऐसी चट्टान है जो कि अग्नि से बनी हो। सेडिमेंट्री मतलब कि लैटिन शब्द है जो कि किससे लिया गया है, सेडिमेंट से, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मतलब कि अवसाद एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उनको एक जगह स्थिर कर दिया गया। ठीक है, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो मेटामॉर्फिक मतलब कि कायांतरित में क्या होता है, आपकी सेलों को क्या हो जाता है, काया चेंज हो जाती है, रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया यहाँ पर, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो जो किसी भी प्रकार से ज्वालामुखी में से आपका मैग्मा ऊपर आता है सतह पर तो क्या कहलाता है, लावा। जब वो ऊपर आता है तो वो क्या क्या हो जाता है, हवा के संपर्क में आकर क्या ठंडा होता है और ठंडा होकर सेल बन जाता है। इन्हें प्राथमिक सेल बोलते हैं। प्राथमिक सेल, आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सेल और आग्नेय सेल एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन अब क्या, आग्नेय सेल भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। ठीक है, तो अंतर्वेदी सेल क्या होती है और बहिर्वेदी सेल क्या होती है। तो जब जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो वो कैसा होता है, लाल होता है, द्रवित मैग्मा होता है, एकदम लाल। तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जब भी लावा जो है पृथ्वी की सतह पर आएगा तो वो बहुत जल्दी ठंडा होगा और ठोस हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। तो ये जो है लावा कहाँ पर ठंडा हुआ, पृथ्वी की सतह के बाहर, तो बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहलाएंगे ये। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इस प्रकार से जो आपकी सेल बनी है तो वो किस प्रकार की सेल होती हैं, बहुत छोटे छोटे दानों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है बेसाल्ट,
दक्कन का पठार किससे, बेसाल्ट से ही बना हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। कैसे कि जैसे कि वो कहाँ से आना चाहता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर आना चाहता है, लेकिन पृथ्वी की सतह से ऊपर नहीं आ पा रहा है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर नहीं आने की वजह से क्या हुआ, मान लीजिए वो क्या है, यहीं पर कहीं पे बस यहीं पर जम के रह गया, यहीं पर ठंडा होने लगा। लेकिन जब पृथ्वी की सतह के अंदर ही वो ठंडा होगा तो कैसे होगा, थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होगा। यहाँ ठंडा हो गया, या पृथ्वी की सतह के यहाँ पर ठंडा हो गया, यहाँ पर ठंडा होगा, कहीं भी ठंडा हो सकता है। लेकिन अब वो ठंडा होगा तो वो किस प्रकार से होगा, धीरे धीरे। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी, जो पृथ्वी की सतह के अंदर ठंडा हो रहा था, अंतर्वेदी कहलाएगी वो सेल है, आग्नेय सेल कहलाएंगे। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपका मैग्मा ठंडा होगा तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो यहाँ की जो सेल बनेंगी तो उसमें बड़े बड़े दाने बनेंगे। ठीक है, ग्रेनाइट इसका उदाहरण क्या है, एक ग्रेनाइट। ठीक है, एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं, जैसे कि घर वगैरह में यूज़ होते हैं, टाइल्स वगैरह में भी लगे होते हैं। ठीक है, सेल लुढ़क कर, फिर मैंने आपको ये बता दिया है कि अपसादी सेल किस प्रकार से बनती है और फिर काइंथ्रिस सेल किस प्रकार से बनती है। ठीक है, अब इसमें कुछ उदाहरण और दिए हैं अपसादी सेलों के। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जो है रेत के दानों से बना हुआ है, वो क्या अपसादी सेल होती है। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है सेल हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, कि जैसे घर वगैरह बनती है या कोई इमारत बनती है, कुछ भी उनमें क्या होता है, सेलों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर दिया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको चक्र ही बताया था कैसे, जैसे ये मैग्मा है, मैग्मा बाहर आया तो उससे आग्नेय सेल बन गई, आग्नेय सेल टूट जाती है और टूटने के बाद में उसके जो तलछट अवसाद बन गए, अवसाद ये एक जगह पे इकट्ठे होकर क्या बन जाते हैं, अवसादी सेल बन जाते हैं। अब इस पर ज़्यादा दबाव पड़ने से ये क्या बन जाएगा, काइंथ्रिस सेल। या आग्नेय सेल पे ज़्यादा दबाव पड़ जाए तो वो भी काइंथ्रिस में चेंज हो जाएगी। जब ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो वजन ज़्यादा होगा तो ये क्या, पृथ्वी की सतह के अंदर जाने लगेगी, अंदर जाने लगेगी और कहाँ पहुँच जाएगी, मैग्मा में। और मैग्मा में पहुँचने के बाद में ये क्या हो जाएगी, मैग्मा में पहुँचने में वहाँ अत्यधिक दबाव से वापस मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर ये जो है मैग्मा, फिर यही मैग्मा फिर वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये जो है ना चक्र चलता रहता है। मैग्मा से पहले आग्नेय सेल बनेगी, आग्नेय सेल टूटने के बाद में अवसाद बन जाएंगे, अवसाद से अवसादी सेल, अवसादी सेल पर ज़्यादा दबाव से काइंथ्रिस सेल बन जाएगी। आग्नेय सेल पर भी ज़्यादा दबाव होने से वो क्या, काइंथ्रिस सेल बन जाती है। और काइंथ्रिस सेल जो है ना ज़्यादा दबाव होने से पृथ्वी के अंदर पहुँचेंगे, अंदर जाते जाते वो कहाँ पहुँच जाएंगे, मैग्मा वाली जगह पर, मेटल में। और मेटल में पहुँचने के बाद में मैग्मा के अत्यधिक ताप की वजह से ये भी क्या हो जाएंगे, मैग्मा में परिवर्तित हो जाएंगे। मैग्मा में परिवर्तित होकर वापस वही ऊपर आते रहेंगे। तो ये चक्र क्या होता है, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपका, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल क्या है, अलग अलग प्रकार के खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो जो खनिज होते हैं ना, तो उसमें जो है ना रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म एक ही जैसा होता है। एक जगह पर अगर सेल मिल रही है तो ये नहीं कि यहाँ पर वाइट कलर की मिल रही है और दूसरी जगह अलग कलर की हो जाएगी, नहीं, वही सेल हर जगह पे एक ही तरीके की मिलेगी। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये खनिज हैं। ठीक है, इनका उपयोग जो है ना उद्योगों, औषधि और उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा है, ठीक, एल्युमिनियम है, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है, आप इस चैप्टर को ठीक से समझ लीजिएगा और फिर ये जो एक्सरसाइज अभ्यास होता है आप इनको कर लीजिए करिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। ठीक।